जिन जिन क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कट रहे हैं उनके ऑप्शंस को देखो, उनके सॉल्यूशंस को देखो, अपने सैंपल स्पेस को बढ़ाओ। सैंपल स्पेस का मतलब प्रोबेबिलिटी में मत चले जाओ, क्वेश्चंस के सैंपल स्पेस का बढ़ाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों की ये तीनों चीजें हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज ये होने के साथ साथ एक बार 2024 जून का पेपर उठा लो, दिसंबर 2023 का पेपर उठा लो। तो वन सिटिंग, कंप्लीट सिटिंग करो आप लोग प्रॉपर पेपर की। छोटे टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट करने से बेहतर है बड़े टॉपिक पे जाओ। छोटे टॉपिक बहुत हेल्प करते हैं रैंक पुश करने में, और आपका एग्जाम कभी कभी कुछ मार्क्स रह जाता है तो उसको पार करने के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला IIT जैम CSNET यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो काफी बच्चों की क्वेरी थी, सर लास्ट 20 डेज रह गए हैं प्रिपरेशन में CSNET एग्जाम में, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर पाए, प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, ताकि एग्जाम में हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट आए। तो उसी के लिए आज हमारी वीडियो है कि लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी फॉर CSNET प्रिपरेशन। तो लास्ट 20 डेज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई, इस पे आज हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हो इस टाइम? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, वो क्या करें? कुछ ऐसे हैं जिनका अभी भी पार्शियली सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शुरू भी नहीं किया। तो तीनों या चारों कैटेगरी के बच्चों को आज हम प्रॉपर तरीके से उनको एक गाइडेंस के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप ये उसको अगर आप फॉलो करते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले कैटेगरी उन बच्चों को बात करते हैं जिनका सिलेबस फिनिश हो चुका है। I mean to say they have completed the whole syllabus, they have covered the whole syllabus proper तरीके से, including the PYQ sessions, DPPs, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम फिजिक्स वाला के हमारे प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है, वो प्रॉपर DPPs आप कर चुके हो। जो आपके टेस्ट होते हैं प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को टेस्ट में अपीयर भी हो रहे हो, और आपका एवरेज स्कोर आ रहा है। तो आप अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करो, एक तो वो चीज अब अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली, मॉक टेस्ट का जो बच्चों को काफी रख रहता है कि मॉक टेस्ट दे ना दे रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा है तो क्या करें, ना दे तो फिर एक डर भी रहता है कि भाई हम लोग कहते हैं ना कि मिस आउट कर रहे हैं कोई चीज। तो हर एक चीज को अब हम चेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपकी कैटेगरी ए के बच्चे हैं, प्रिपरेशन का जो लेवल है वो हाई है एकदम आपका। हाई बाय मीन आई मीन सिलेबस डन, सिलेबस आपका प्रॉपर तरीके से हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डन, एंड DPPs, हमारी जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो भी आप डन कर चुके हो। अगर आप लोगों का प्रिपरेशन का लेवल हाई है, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि आप ये तीन चीज तो एटलीस्ट कर चुके हो, राइट? अब आती है बात कि इसके बाद व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि देखो आपका एग्जाम होना तो चाहिए था दिसंबर में, राइट? आपको भी पता है। तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे दिसंबर के लिए, तो ये सब चीजें जो बच्चा प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो ये सब चीजें देखा जाए तो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जानी चाहिए थी। बट आज हम खड़े हैं, जनवरी एंड आने वाला है, आपका एंड आ चुका है, तो देखा जाए तो ये चीज आपने और बेहतर तरीके से कर लिया। अब आपका एग्जाम तो होने वाला है मिड ऑफ फरवरी के बाद, ठीक है? पहले तो होने वाला नहीं है, तो 15 फरवरी के अप्रोक्सीमेट बाद में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हम इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते चले? तो भाई वो तो मैं आपका एग्जाम अगर जून में भी हो जाएगा तो भी आप फिर इन तीनों पे ही स्टक रह जाओगे, ये लूप में रह जाओगे आप, ठीक है? तो इस समय बच्चों को नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। अगर आपका ये सब कुछ हो चुका है तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज बचती है, मॉक टेस्ट, जिसको टेस्ट सीरीज भी बोल लेते हैं, और टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट में मैं एक चीज और इंक्लूड कर देता हूं आप लोगों के लिए, कंप्लीटली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
अगर आप लोगों की ये तीनों चीजें हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, और ये होने के साथ साथ एक बार 2024 जून का पेपर उठा लो, दिसंबर 2023 का पेपर उठा लो, वन सिटिंग, कंप्लीट सिटिंग करो आप लोग प्रॉपर पेपर की, और फिर देखो आप कितना अपीयर कर पा रहे हो, कितना आप उस 3 घंटे क्या आप सिटिंग है आपकी, 3 घंटे सिटिंग है, फिर आप कितने क्वेश्चंस को आप अपीयर कर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो, राइट। फिर एक्यूरेसी कितनी है आपकी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि माइंड 2 घंटे बाद काम करना बंद कर जाता है, फिर वो जल्दी जल्दी जो मन में है टिक कर लेते हैं, तो वो चीजों को भी हमको सुधारना है, बिकॉज एग्जाम में हमको 3 आवर्स स्पेंड करने हैं। और याद रखना 3 आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट सी, जो एकदम नैया को पार करवाने वाला चीज है, वो पार्ट सी ही है आपका। पार्ट बी इंपॉर्टेंट है, बट पार्ट सी के बिना तो पार्ट बी, कुछ चाहे फुल भी अटेम्प्ट करके आ जाओगे पार्ट बी, तब भी पार्ट सी के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। तो इतना तो हमको पता है पार्ट सी इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट सी इंपॉर्टेंट है तो पार्ट सी को आपको हेल्प करेंगे ये दो चीजें। अब सर हमारा स्कोर कम आ रहा है, स्कोर कम आने का कोई भी डरने की बात नहीं है। स्कोर कम आए अच्छी बात है, ज्यादा है अच्छी बात है। ना हमको कम स्कोर में स्ट्रेस लेना, ना ज्यादा स्कोर में खुश होना, बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को यह बोलता हूं कि कम स्कोर आए तो अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है। रीजन बिहाइंड इज, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कम मार्क्स पे मैं खुश हो रहा हूं, बिकॉज कम मार्क्स पे बच्चा फिर टेंशन में रहेगा, और इस टेंशन को वो अपने पॉजिटिव चीज में यूज कर सकता है कि वो जो चीज में गलती कर रहा है उसमें वो मेहनत करेगा। ऐसे बहुत मैंने बच्चे देखे हैं जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, बट उनके अंदर फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एग्जाम में वो उस लेवल का अपीयर, मतलब उस लेवल की अपना रिजल्ट नहीं आ पाता, उनका आउटकम रिजल्ट नहीं आ पा रहा। रीजन यही है कि टेस्ट सीरीज का से वो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं, और वो ज्यादा ही एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली लेवल पे चले जाते हैं कि अब तो हमको सारा आ ही रहा है, जेआरएफ तो अपना पक्का है। तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं तो भी हमको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि ये रियल एग्जाम तो आपका है नहीं। अभी तक जो आपने एग्जाम्स हो चुके हैं उन सबका एनालिसिस करके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख के, फिर हमारी टेस्ट सीरीज लेते हो या कहीं भी टेस्ट सीरीज लेते हो, फिर आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ये सब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डेटा के लेवल के अकॉर्डिंग पेपर डिसाइड होता है। तो जो लाइव एग्जाम है ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट, आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट केवल ये है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप को हताश फील नहीं करना कि सर अब क्या करें, हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिन जिन क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कट रहे हैं उनके ऑप्शंस को देखो, उनके सॉल्यूशंस को देखो, अपने सैंपल स्पेस को बढ़ाओ। सैंपल स्पेस का मतलब प्रोबेबिलिटी में मत चले जाओ, क्वेश्चंस के सैंपल स्पेस का बढ़ाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। लाइक आई ऑलवेज से, हम एग्जाम में हमेशा अपने करे हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाते हैं, नया क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? पार्ट सी में आपके पास 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, एंड यू नीड टू अपीयर, यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चंस। 60 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब मुझे एक बात बताओ, ये 20 क्वेश्चन आप कौन से चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है वही चूज करोगे जो आप प्रिपरेशन के टाइम पढ़ के आ चुके हो। ऐसा तो नहीं है ना कोई नया कॉन्सेप्ट पे अपना वहां पे दिमाग लगाने लग गए कि हाय कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा तो कोई नहीं करता। हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन जो हम पढ़ के आ चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन में उस टाइप के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में दे चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम अपीयर करेंगे, वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग एग्जाम में टाइम लगा के उसको सॉल्व करेंगे। नया क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। जो 40 क्वेश्चन जो बच जाते हैं यहां से, ये 40 क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे, इसमें आपके पास नए नए क्वेश्चंस होंगे। तो जो पार्ट सी है बहुत स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए। इसमें आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक से अधिक ऑप्शंस ठीक हो जाते हैं। तो वो चीज आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। ये सब कुछ करना चाहिए आपको कब तक? एग्जाम से आप समझ लो 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले तक आप ये सब कुछ करो। 1 हफ्ते फिर सब कुछ छोड़ के गो बैक टू दीज 3 थिंग्स। 1 2 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एग्जाम से 5-6 दिन पहले कुछ नहीं करना, आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना है। सिलेबस हो गए, अपने नोट्स को रिवाइज करो। रिवाइज कर लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, ऑब्वियस सी बात है जो क्वेश्चन पहली बार में हो जाएंगे उसको आप टिक कर देते हो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए, फिर उनका सॉल्यूशन देख के समझ आ गया तो उनको आप स्टार मार्क कर लेते हो, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन रखते हो ना। उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिविजिट कर लो, दोबारा देख लो।
ठीक है, उनके सॉल्यूशंस पे एक बार नजर मार लो। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक फुटप्रिंट बैठ जाएगा क्वेश्चंस का कि इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे थे, अब आपसे हो जाएंगे। सर अब नहीं हो रहे, एग्जाम में कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आपके पास सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यू विल ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट कर पाओगे ना, क्योंकि आप उस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो पहले। ठीक है, तो ये तो उन टाइप के बच्चों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो चुकी है, क्योंकि माइंड में तो हमारे दिसंबर था, हमारा सिलेबस जो फिनिश हुआ था। अगर मैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, हमारा सिलेबस नवंबर में ही खत्म हो गया था। तो आप लोगों के पास तो इनफ टाइम था पहले 2-3 चीजों को प्रॉपर तरीके से, डीपीपी ये सब तो साथ साइमल्टेनियसली हो जाती है, पीवाईक्यू हमारे कोर्स पे टाइम हो ही जाते हैं, सिलेबस तो आपका नवंबर में एंड हो ही गया। तो नवंबर तक चलो आपका मान लेते हैं आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी, तो अब तो आप एंड ऑफ जनवरी आ रहा है, ये 3 चीज तो आपकी हो ही गई होगी। 15 डेज आर इनफ। अब कोई बच्चे बोलेंगे कितने मॉक टेस्ट से, कितने भी दे लो, 5 भी बहुत है, 50 भी कम है। डिपेंड करता है मॉक टेस्ट को देते किस तरीके से हो। आपको मॉक टेस्ट में जो भी रिजल्ट आए उसको तो पहले बार साइड में रख देना है, इग्नोर द रिजल्ट। चाहे आप 100 में से 90, 200 में से 150 नंबर लेके आए हो या 200 में से 50 नंबर लाए हो, इग्नोर द जो नंबर आ रहा है उसको तो इग्नोर कर दो। देन फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। जो गलती कर रहे हो उन गलतियों को देखो कि कहां कहां गलती हो रही है, और जो सही है उनको तो देखने का मतलब कोई जरूरत रहती नहीं है। ठीक है, तो जहां गलत कर रहे हो बस उन चीजों को देख लो कि क्या चीज मिसिंग है, क्या लॉजिक मिसिंग है, किस तरीके से अटेम्प्ट हुआ है, मैं क्या मिस कर रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजों को चेक करो, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, और एग्जाम में फॉर श्योर आप अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक मेंटली प्रिपेयर आप रहोगे, और फिर मेंटली अगर आदमी प्रॉपरली प्रिपेयर है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रिपरेशन उनकी मॉडरेट है, प्रिपरेशन लेवल इज मॉडरेट। इस मॉडरेट में मैं वो बच्चों को मान लेता हूं कि भाई जिनके सिलेबस अभी 70% तो एटलीस्ट फिनिश हो चुका है। भाई अगर थर्ड जो मेरा कैटेगरी होगी इसमें प्रिपरेशन लेवल लो, उसमें तो मैं आधा ही बच्चे मानूंगा, मतलब आधा सिलेबस ही है। अब कोई ऐसा बोले सर मेरा तो आधा भी नहीं है, तो आप लोग मास्टर्स के बच्चे हो, बीएससी करके आ चुके हो, जैम की भी तैयारी करी होगी, एमएससी कर चुके हो, तो ऑब्वियसली बात है आधा सिलेबस तो आता ही होगा ना आपको। ऐसा तो कोई टॉपिक है नहीं जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो ऑब्वियसली आपको आता तो है। आपको नहीं लगता आपको आता है, बट आपको आता है, आप क्वेश्चंस देखोगे तो समझ आएगा। तो अगर प्रिपरेशन लेवल मॉडरेट है, इट मींस आपका 70% सिलेबस फिनिश हो चुका है, राइट? इतना मैं मान लेता हूं। इस समय हम लोग क्या करें इन बच्चों के लिए? देखो, क्योंकि आप लोग पहली बात तो 70% हो गया, इट इज अ गुड थिंग, खुश होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्या करें। देखो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है, जो बाकी बच्चे कर रहे हैं मॉक टेस्ट एंड ऑल, आप उस पर फोकस करो, और दूसरा क्या है, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। याद रखना एक बात, हमेशा कोशिश करना चाहिए जिस भी एग्जाम में जाए सारा सिलेबस पढ़ के जाओ, क्योंकि क्या पता जो चीज आप पढ़ के जा रहे हो उससे 100% तो आपको पता है ना आपको आउटकम नहीं मिलने वाला, राइट? भाई जितना भी पढ़ लो एग्जाम में गलती तो हो ही जाती है अपने से, तो 100% तो हमको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है यहां से। तो मॉक टेस्ट देना फायदा तो है, बट सिलेबस ही ना करके जाओ पूरा, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे टाइप पे हम क्या करें? मेरी ये सजेशन ये है, 1 वीक के अंदर जुट जाओ प्रॉपरली। अगर आप अपने 1 हफ्ते में अपना सिलेबस को फिनिश कर सकते हो दिन रात एक करके, तो उससे बेहतर तो कुछ है भी नहीं। सर ऐसा हो जाएगा 1 हफ्ता इसमें लग जाएंगे तो हम ये 70% भूल जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करी है, 70% उसको आता है, वो कभी नहीं भूल सकता। और अगर आपको लग रहा है मैं भूल जाऊंगा, तो डेली 1 आवर रिवाइज कर लो। क्या टाइम लगता है रिवाइज करने में? नजर के आगे से बस पेजेस को फेरना ही तो है। खुद के नोट्स बनाए हुए तो आप नजर के आगे से पेजेस को पलटोगे तो आपके सब माइंड में रिकॉल हो जाएगा। तो सिलेबस को तो कंप्लीट करना एक फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। देखो, ये सच्चाई की बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंप्लीटिंग द सिलेबस रेदर देन शिफ्टिंग टू मॉक टेस्ट। कोशिश करो 70 की जगह आप कम से कम भी 90% तक पहुंच जाओ। 70% से आप 90% तक जाओ, ये आपकी स्ट्रैटेजी एटलीस्ट होनी चाहिए भाई। 90% पे तो सिलेबस पे कंप्लीशन पे जाओ कम से कम। 90% होने से आपका ये हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 9 तो पढ़ के आए हो। उस 9 में से आप 6 भी अटेम्प्ट करके आते हो, 6 में से 5 भी ठीक हो जाते हैं तो भी तो सही है, 50% तो आ ही रहा है। 200 मार्क्स में हमारे 100 मार्क्स आ गए, नेट जेआरएफ तो आ ही जाएगा, जनरल कैटेगरी है तब भी। तो इस तरीके से आप रखो। और ये तो मैं आपको लीस्ट सबसे कम लेके चल रहा हूं, 10 में से 9 का पढ़ के आए हो, 9 में से आपको 5 ठीक बता रहा हूं मैं केवल।
ऐसा थोड़ी ना यार 5 ही ठीक होंगे आपके, पढ़ के गए हो तो कम से कम 7-8 तो ठीक करके आओगे। तो सिलेबस ही अगर कम पढ़ा तो फायदा ही क्या हुआ। सर मैंने रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 120 मार्क्स का आता है दोनों लगभग, तो मेरा नेट जीआरएफ तो 2 सिलेबस 2 टॉपिक से ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको यह लग रहा है कि केवल 2 ही टॉपिक से आप नेट जीआरएफ निकाल लोगे तो आप बहुत ही, एक कहते हैं ना कि इट इज लाइक बहुत ही मुश्किल आप फैसला कर रहे हो, ठीक है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीवन। 1000 बच्चों का सैंपल स्पेस लेंगे तो शायद इकलौते आप ही होगे जो आप कर सकते हो यही 2 टॉपिक, और बाकी का कुछ भी ना पढ़ो और आप इन 2 टॉपिक से जीआरएफ निकाल लो। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट ना करे बिना जितना पढ़ा 20% पढ़ा 30% पढ़ा उसी को अच्छे से पढ़ते पढ़ के आपका सिलेबस निकल जाएगा। आपको बाकी चीजें जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ये छोटे छोटे कोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये 5-5 जैसे एलपीपी आता है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7-8 मार्क्स का पेपर आ जाता है। ये 7-8 मार्क्स इतनी हेल्प कर देते हैं क्योंकि इन टॉपिक्स को बच्चा इग्नोर करके जाता है। सीओवी 10-15 मार्क्स का, इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन 10-15 मार्क्स का ही आ जाता है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको छोटे लगते हैं, जब आप इनको पढ़ोगे तो ये 20-30 मार्क्स आपके ऐड करवा देते हैं। और जहां पे रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा में आप जो गलती करके आते हो तो ये 20-30 मार्क्स यहां पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो छोटे टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट करने से बेहतर है बड़े टॉपिक पे जाओ। छोटे टॉपिक बहुत हेल्प करते हैं रैंक पुश करने में, और आपका एग्जाम कभी कभी कुछ मार्क्स से रह जाता है तो उसको पार करने के लिए। तो टॉपिक तो कोई भी मत छोड़ो, एटलीस्ट 90% ऑफ सिलेबस को प्रॉपरली फिनिश करो, राइट। उसके बाद आप जाओ मॉक टेस्ट पे। अगर आप गिने चुने 4-5 मॉक टेस्ट भी, 3 मॉक टेस्ट भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। जिन बच्चे का पार्ट ग्रुप ए वाले बच्चे हैं जिनका सब कुछ हो चुका है उनके लिए तो मैं बताता हूं जितने मॉक टेस्ट लगाओ उतने बेहतर है, क्योंकि सब कुछ तो हो ही गया। जिनका सिलेबस ही फिनिश नहीं हुआ है, सिलेबस को पहले फिनिश करो, राइट। पीवाईक्यूज करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से उसको करो, फिर अपने इस पे आओ मॉक टेस्ट पे, इसका एनालिसिस करो। ये हर एक चीज आपको आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। इसी तरीके को जब आप फॉलो करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से आप चीजों को सीख पाओगे। तो ऐसा भी नहीं कि मॉक टेस्ट ना करो, कितने मॉक टेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो 3-4-5 मॉक टेस्ट भी बहुत है, अगर आप उसका प्रॉपरली एनालिसिस कर लेते हो। मॉक टेस्ट किया, स्कोर आया 110, खुश हो गए और मॉक टेस्ट को इग्नोर करके अगले मॉक टेस्ट में चले गए, सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसा कभी मत करना। मैंने क्या बोला है, स्कोर को तो इग्नोर करो, 110 आए या 10 आए केवल इग्नोर करो। फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस पे। जो सही है उसको नजर मारनी है तो मार लो, वरना कोई नहीं। जो गलत है उसके सॉल्यूशन पे जरूर नजर मारो, क्यों गलत है, ऐसी क्या चीज है जो मेरे नोट्स में नहीं थी जो यहां पे इन्होंने यूज करी है, ऐसी क्या चीज है जो हमने नहीं पढ़ी, किताब में नहीं पढ़ी, मैंने क्यों नहीं पढ़ी। तो ये चीजें क्यों का आंसर पूछने लगो अपने आप से, एंड देन व्हेन यू आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, तो फिर आपको खुद समझ आएगा कि एक्चुअल में 3-4 मॉक टेस्ट भी बहुत होते हैं आपको एग्जाम, रियल लाइफ एग्जाम का एक फील देने के लिए, और उससे फिर आपको आइडिया लग जाता है भाई एग्जाम में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। लास्ट कुछ टाइम में बच्चा याद रखना, ये जो लास्ट के 15-20 दिन होते हैं ना, ये बहुत बच्चा भटक जाता है। जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो भी भटक जाता है, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो टेंशन में कुछ स्टार्ट भी नहीं करता। ये लास्ट के जो डेज होते हैं ना, 2-3 हफ्ते हैं, ये अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अपने आप को कहते हैं ना कि प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा आप एग्जाम में अपना क्वेश्चंस को टैकल करोगे। ये लास्ट के 3 वीक्स की प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। तो मेक श्योर लास्ट के टाइम आप लोग अपने आप को ऐसा ना करो कि सर बहुत पढ़ लिया, दिसंबर में एग्जाम होना था, फरवरी में हो रहा है। आपका फायदा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको और सीखने को ही मिलेगा, चीजें रिफाइन ही हो रही है आपके लिए। अच्छा, ये हो गया प्रिपरेशन लेवल मॉडरेट, जिन बच्चों का 70% सिलेबस है। अब जिन बच्चों का सिलेबस है बहुत, प्रिपरेशन ही बहुत डाउन है, जो ऐसे ही दे रहे एग्जाम को कि चलो अभी मास्टर्स है, तो जिनका सिलेबस इज लाइक बहुत ही कम सिलेबस है, मास्टर्स अभी मतलब वो दे रहे हैं देखने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड देखने के लिए, एग्जाम में कैसे कैसे अटेम्प्ट होता है। मास्टर्स फर्स्ट ईयर के है, फॉर्म को फिल कर दिया, चलो दे के आ जाते हैं। एक्चुअल अटेम्प्ट जून का है, अभी फिल कर दिया चेक करने के लिए कि कैसा चलता है भाई। तो उन टाइप के बच्चों के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो चीज पढ़ चुके हो एटलीस्ट 50% तो सिलेबस आपका डन होना चाहिए।
50% सिलेबस तो एटलीस्ट आपका डन होना चाहिए, नहीं है तो रिवाइज करके देख लो। अब क्या करें बाकी नई चीज देखो इस समय, क्योंकि जो बच्चा ऐसा है उसको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ ले। रीजन इज जल्दीबाजी में पढ़ोगे आधी चीजें समझ आएगी, और जब एक्चुअल में वो चीज पढ़ाई जाएगी आपको क्लास में कोर्स में आपके, तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ये तो मतलब मुझे आता है नहीं आता। तो ऐसे बच्चे क्या करें, याद रखना इस समय आपके लिए बेस्ट ये है लर्न थ्रू पीवाईक्यूज। लर्न थ्रू पीवाईक्यूज। भाई ऐसा तो नहीं है सारा सिलेबस आप कर पाओ अपना 15 दिन में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बोल दूं सारा सिलेबस 15 दिन में हो सकता है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेवल एग्जाम का लेवल देखो आप, ऐसा नहीं है कि 15 दिन में सब सिलेबस पढ़ लिया और उस लेवल का आप अटेम्प्ट भी कर पाओ। तो लर्न थ्रू पीवाईक्यूज का मतलब है पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो बस। पूरा सिलेबस तो देखो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको नहीं आता, या फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक लेता हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं आता, तो क्या करें। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हीट वेव लैपलास पे, और मैंने आपको बताया इन तीनों में एक ट्रिक्स होती है, अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन को फॉलो करोगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस है, वो 3 सेक्शन कंप्लीट कर लो, क्लासिफिकेशन सीख लो, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक जैसे करते हैं, ये सब सीख लो। इससे शॉर्ट अपने क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। हर बार आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सीख लो। लर्न थ्रू पीवाईक्यूज इज द बेस्ट अप्रोच। जब आपका सिलेबस कंप्लीशन का टास्क पूरा नहीं हो सकता तो बेस्ट अप्रोच होती है लर्न थ्रू पीवाईक्यूज। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रखे, उन कॉन्सेप्ट को ही पढ़ो बस। ये बेस्ट अप्रोच है, rather than learning the concept and then jumping on the PYQs. Focus on the PYQs and then jump on the concepts. But this is only for those people जिनका सिलेबस प्रॉपरली फिनिश नहीं हो पाया। अगर आप पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, लैंग्वेज को क्लीन करने में। बट अब एग्जाम सर पे है, प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं, जेन्युइन अटेम्प्ट जो हमारा है वो जून में अटेम्प्ट देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करें, फॉर्म फिल कर दिया, तो उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा पीवाईक्यूज को देखो। पीवाईक्यूज में देखो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को सीख लो बस, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज तो कहीं ना किसी लेवल पे आपने पढ़ी है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी मास्टर्स बैचलर्स में पढ़ा है। हाँ, उस रिफाइन तरीके से नहीं पढ़ा होगा, उस क्लीन तरीके से नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, तो क्या हो गया, पढ़ा तो है ना, तो आप क्वेश्चंस को सीख लो उस तरीके से। ये आइडियल अप्रोच है मेरी तरफ से। मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए आप लोगों के लिए जिनका सिलेबस ही आधा भी नहीं हो रखा आप लोगों का, उनको मॉक टेस्ट पे जंप करने से अननेसेसरी का मेंटल में आपके प्रेशर ही बनेगा, सीधी बात, और आप प्रेशर कुकर ही बन जाओगे आप, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, मॉक टेस्ट में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के मिलेंगे, तो उन बच्चों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से करो, मॉक टेस्ट सीरीज पे अभी मत जाओ। आपका जेन्युइन अटेम्प्ट जून वाला है तो जून पे ही फोकस करो आप, ठीक है, अच्छे तरीके से। बट अगर आपको ये एग्जाम देना है और क्या पता अपने लक को ट्राई करना है, तो एक तो ये कर सकते हो आप, और तीनों कैटेगरी बच्चों के लिए मैं एक चीज बता देता हूं, पार्ट ए को स्किप मत करो। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता तो मेजॉरिटी बच्चे सोचते हैं सर पार्ट ए को स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो पार्ट ए को स्किप मत करो। 30 मार्क्स याद रखना, ये पार्ट ए ऐसा होता है, आप कोई भी कितने भी लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो, तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये चीज नहीं होती है। अगर पहली कैटेगरी वाला बच्चा जो है, पार्ट ए मतलब कैटेगरी नहीं, पार्ट ए मतलब एग्जाम का पार्ट ए वाला सेक्शन जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन 100% 90% भी हो रखी है, प्रॉपरली सब कुछ कर रखा है आपने, और अगर आप पार्ट ए को इग्नोर करते हो तो आप गलती कर रहे हो। पार्ट ए बहुत अच्छा है, 30 मार्क्स इज आर नॉट लेस, टॉपर बना देता है 30 मार्क्स। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो रखी अच्छे तरीके से, बट पार्ट ए में अच्छा कर लेते हैं, पार्ट ए में 25 मार्क्स ले आए, बाकी पूरे सिलेबस में उनको 75 मार्क्स लाने हैं, जस्ट इमेजिन, तो कितने आराम से स्कोर हो जाएगा यार। पार्ट बी पार्ट सी में मेहनत तो करके जाओगे, लर्न थ्रू पीवाईक्यूज भी जा ही रहे हो, तो वहां भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओगे। तो जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी मिस ना करें, आपको प्रॉपर क्लासेस आपकी कोर्स में हुई है,
प्रॉपर तरीके से जनरल एप्टीट्यूड में जो फैकल्टीज ने आपको टिप्स और ट्रिक्स दी है, जो आपको फॉर्मूले बताए हैं, जो पैटर्न, जो अभी फ्रीक्वेंसी, जो मतलब फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस को जो रिपीट हो रहे हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया है। तो जनरल एप्टीट्यूड करने का तो बेस्ट अप्रोच यही है, लर्न थ्रू पीवाईक्यूज, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड में बहुत चीजें, बहुत वास्ट सिलेबस है। हम कोई एसएससी की एग्जाम या कोई बैंकिंग एग्जाम, ऐसे एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे कि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में जाना है। हमको केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो बेस्ट अप्रोच इज लास्ट 5 इयर्स के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स को पिक करो और उसको सॉल्व कर दो। राइट? आपको प्रॉपरली टिप्स, ट्रिक्स, सब कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको अपने कोर्स में, तो आप उनको फॉलो करो और अपने जनरल एप्टीट्यूड पार्ट में एटलीस्ट ट्राई करो 15 मार्क्स तो कम से कम लेके ही आ जाओ। और ये आ सकते हैं आपके 15 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये 15 मार्क्स लाने से क्या होगा ना, आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, इतना आपको अच्छा लगेगा यार 15 मार्क्स तो मेरे यहीं आ गए। बाकी तो पूरा ही बचा है मेरा, जिसकी मैंने जेन्युइनली प्रिपेयर करी है, अपने दिल से जो प्रिपरेशन करी है मैंने, वो तो बचा ही हुआ है पूरा। 15-20 मार्क्स तो मैं यहीं से ले आया। तो कहते हैं ना, रेस हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं होती। वो मेंटली जो आपको जो फर्स्ट आता है, जो मेंटली पहले से ही तैयारी कर चुका होता है, वो यहां से 15-20 मार्क्स उठा लेगा। और जो बाकी जो सबके लिए जो मेन खेल है, पार्ट बी, पार्ट सी, वो तो सबके लिए इक्वल है। तो जिसने पार्ट ए से 15-20 मार्क्स उठा लिए, पार्ट बी, पार्ट सी में अगर वो कहीं ना कहीं लैग भी कर जाता है तो ये उसको सपोर्ट कर देंगे। और अगर पार्ट बी, पार्ट सी की अच्छे से प्रिपरेशन है, फिर तो देखो ना, ए बी सी ऐड करोगे तो टॉपर बनने के लिए इसको कौन रोक सकता है। तो राइट स्ट्रेटेजी पार्ट बी, ए को कृपया करके मत इग्नोर करना, बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है? अब ये कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप कोई भी लेवल एग्जाम हो, चाहे आप आईआईटी जैम का एग्जाम दो, नेट का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम दो, आगे जाके किसी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देते हो, हमेशा परफॉर्म एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज। एक प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करो लास्ट 5 साल पीवाईक्यूज का। जो भी आप एग्जाम देते हो, हमेशा कोशिश करना उस एग्जाम के लास्ट 5 इयर्स का एक प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करो पीवाईक्यूज का। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सॉल्यूशंस में क्या है, आप गलत कर रहे हो तो क्यों गलत कर रहे हो, आंसर ए सही हो गया, बी सी डी गलत हुए, क्यों गलत हुए। समझ रहे हो ना? कोई चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। ये सब चीजें एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का तो एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मस्ट टास्क टू डू। तो लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस जरूर करो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो आप। फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड स्टे काम इन द फाइनल वीक। अपने मेंटल हेल्थ को प्लीज फोकस करो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया आप लोगों ने, अब क्या होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, फेल हो जाऊंगा, फियर ऑफ फेलियर बहुत हाई है, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज अफेक्ट ना होने दो। ये एक एग्जाम है, ऐसे बहुत एग्जाम हमने पहले भी दिए हैं, ऐसे और भी एग्जाम हम फ्यूचर में भी देंगे। बिल्कुल भी अपने मेंटल इफेक्ट पे, इन चीजों को, मेंटल हेल्थ पे इन चीजों को अफेक्ट नहीं होने देना हमको। और जो फाइनल वीक है एग्जाम की, उसमें एकदम काम तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट लाने के लिए फिजिक्स वाला लाया है आप लोगों के लिए। रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए लाया है। गेट अप टू 57% ऑफ ऑन ऑल आईआईटी जैम 2025 बैचेस। अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आपकी चीज बच रही है, तो आप 2026 बैचेस, सॉरी, ठीक है, 25 का तो 2 फेब को हो ही जाएगा। आपको गेट अप टू 57% ऑफ 2026 बैचेस। सारे के सारे जो हमारे आईआईटी जैम के बैचेस है, सब पे आपको अप टू 57% ऑफ का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप देख सकते हो साकार 2026 के रेट, साकार प्रो 2026 के रेट। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, ठीक है, तो आपको इससे हेल्प तो जरूर मिलने वाली है। बैचेस के रेट आप लोगों के आगे मेंशन है। प्रो के फीचर्स आपको पता है, आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, खजाना फीचर, जो भी आपको एक्सेस है, आपको यू ऑल नो ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्रो। साकार आपके आगे है 4000 में 3999। तो ये आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफर आ चुका है, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। एंड साकार की बात करी, आईआईटी जैम की बात करी हमने, तो शोध को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं भाई, सीएसआर नेट। तो उसके लिए भी आपको एक 70% तक का हम ऑफ दे रहे हैं ऑन ऑल आर सीएसआर नेट, जेआरएफ एंड सेट बैचेस।
स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं सभी आपके बैचेस पे, सभी आपके कोर्सेज पे फिर 70% तक का हमने ऑफ दिया है। शोध फास्ट ट्रैक, शोध प्रो दिसंबर 2025, शोध जून 2025। जो जून वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम को, इसको बैच को वो देख सकते हैं। रीजन आपको बता दिया मैंने, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो समझ लो कि हर एक चीज, हर एक एंगल पे आपको, हर एक कॉर्नर पॉइंट पे आपको अपने प्रॉपरली मतलब अपनी तैयारी अच्छे से रखनी पड़ेगी। कोई भी चीज नहीं छोड़नी। पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, बी भी इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हमारे बैचेस में कवर होगी। तो ये डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप प्रॉपर याद रखना भाई, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आपको थोड़ा पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आप अपना प्रॉपरली आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। यू हैव, आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप जो भी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स की जो आप लोगों की मेंटली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दिया होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा हाउ टू एक्चुअली एग्जाम में अपीयर कैसे होना है। ये चीज बहुत जरूरी होता है। बच्चे क्लूलेस हो जाते हैं कि लास्ट वीक में क्या करें। तो लास्ट वीक में अपने को ऐसा नहीं करना, हमें डीमोटिवेट भी नहीं होना, क्लूलेस भी नहीं होना। हमको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमको कैसे और किस डायरेक्शन में मूव करना है। बस ये चीज ऐसी है जो आपको, जिस इंसान को पता है ना कि क्या करना है, वो जरूर हो जाएगा। दिक्कत उसको है जिसको यही नहीं पता क्या करना है, बस फ्लो में बहता जा रहा है। वो नहीं करना हमको। आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, पार्ट ए सारा सिलेबस हो चुका, पार्ट बी एंड पार्ट सी मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आने वाले 3 हफ्ते जो आपके पास है उसको प्रॉपरली तरीके से प्लान करो, छोटे गोल्स बनाओ और अपना एंड गोल को याद रखो कि आपका एंड गोल क्या है। आईआईटी में जाना, पीएचडी करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, इन सब एंड गोल्स को अपने माइंड में रखना और उसी के लेके आप अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। एंड याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर प्रिपरेशन, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय।